नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सीटेट प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा और इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त, सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। किस पर आधारित होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। दूसरा है कोई भी कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। और तीसरा है कि नियमों का पालन करने में बदलने में कुछ लाभ मिलता चाहिए। और चौथा है सही कार्य वही है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया गए जाए जो अन्य व्यक्तियों अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा पहला, क्योंकि भौतिक परिणाम अच्छाई और बुराई यही हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र भी तो देखना है 9 वर्ष का। अगर आप नैतिक विकास पढ़े होंगे ना तो आपको ये प्रश्न सही कर लेंगे आसानी से। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कौन सा उदाहरण है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर लिया, ये भी सत्य बात है, अभिप्रेरणा का परिणाम है। दूसरा, जॉन स्टुअर्ट मिलर ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, ये कोई अभिप्रेरणा नहीं है, इसीलिए हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। श्वास लेने की प्रक्रिया रुचि दिखाता है तो ये अभिप्रेरणा ही है। और सहसंबंध स्थापित करने लगे ऐतिहासिक और प्राचीन संबंधों में, तो ये भी जो है अभिप्रेरणा का ही परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। क्या करेगा वो आपको बताना है। प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा, अध्यापक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर पहला है कि विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। ऑप्शन दूसरा है कि विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करता है। वर्णित तो करना नहीं है भाई। तीसरा विकल्प है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना है। ये चीज़ें अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, बच्चों की योग्यताओं और निष्पादन जो परफॉर्मेंस होता है उसकी जानकारी जो है उनको देना है। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा को प्रदर्शित करता है। कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहला के हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यही उदाहरण बेस्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी स्वादिष्ट भोजन का मुंह में लार आना ये थोड़ी नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, देखिए विकल्प आपके सामने है। और सबसे कम महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो वो तीसरा विकल्प मांसपेशियों की क्रियाएं। अब देखिए, चिंतन में मांसपेशियों का क्या कार्य है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार आपको बताना है। ऑप्शन पहला है कि दूसरे के अंतर मन की इच्छाओं एवं मानसा का पता लगाना, ये हो सकता है। दूसरा विकल्प दूसरे के मूड को भाप जाना, ये हो सकता है। तीसरा, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, ये चीज़ें अंतर्वैयक्तिक जो संवेग है और उदासी और पछतावा की जो बातें होती है उसमें भेद कर पाना, यही अंतर्वैयक्तिक होता है। दूसरों से अंतर होता है ये चीज़ें। प्रश्न नंबर 7वां, निम्न में से कौन सी भी रचना अभिप्रेरक लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। कौन सा है। ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थियों को बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। रूढ़िबद्ध जो वंशानुक्रम की तरह आ रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें आ रही हैं। दूसरा, प्रारंभिक विद्यालय वर्षों में लड़के
लड़कियों में शारीरिक एवं गामक कौशलों में विकास में संभाव्य क्षमता समान होती है, समान कभी नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। और लड़कों को सामान्य समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उसकी योग्यताओं पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना, ये बेस्ट ऑप्शन है, तीसरा हमारा इसका सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 8वां है कि एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कैसे वो समझ सकता है अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समुदाय में? तो देखिए तीसरा ऑप्शन ही बेस्ट हो जाएगा। भाषा एवं व्यक्ति के आधार पर जब आप किसी से बात करेंगे तो उसके आधार पर आप उसकी जो एक विभिन्नताएं हैं उसको आप समझ सकते हैं समूह में। प्रश्न नंबर 9 है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कहाँ पर रखना चाहिए? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित और पुरस्कार प्रेरित। तो हम इसको कार्य केंद्रित में रखेंगे सृजनात्मक पोषक हेतु। तो पहला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा 9 का। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है भाई? ऑप्शन पहला, बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। ऑप्शन दूसरा है कि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। देखिए सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, तो ये दूसरा ही ऑप्शन, क्योंकि नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल जो है नहीं मिलती है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा दूसरा 10वां का। प्रश्न नंबर 11, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह क्यों भिन्न है भैया? पहला ऑप्शन देखते हैं, अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। अब देखिए क्रियात्मक अनुसंधान यही कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासक ही इसके बारे में कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। अब मौलिक अनुसंधान तो एक तो खुद का हो जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान में 12 प्रश्न कर रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 12 का। ऑप्शन पहला है कि क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। ये सही हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन। दूसरा विकल्प देखें, क्रियात्मक उपकलाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। ये नहीं, पहला ही विकल्प हमारा 12 का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि एक बहुभाषा चैप्टर भी है, ध्यान रखिएगा। तो बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है एनसीएफ 2005 में। क्यों दिया गया है भाई? प्रश्न नंबर 13 का। तो देखिए यह एक तरीका, ऑप्शन पहला है कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है। सही ऑप्शन है भाई। दूसरा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, ये भी बात सही है। और सभी भाषाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। बहुभाषिका का मतलब सभी भाषाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन तीसरा, यह बालकों को अपने आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन डी चौथा सही हो जाएगा। सभी इस बहुभाषिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं विकल्प, तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब हमारा 14 है कि निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और विज्ञान विषय को समझाने के लिए। ऑप्शन पहला, वस्तुओं का परीक्षण करना एवं अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना। ऑप्शन दूसरा, रेखाचित्र बनाना। ऑप्शन तीसरा, वास्तविक अनुभव प्रदान करना। और चौथा, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। तो कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान विषय समझाने के लिए सही नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो ये तो सही हो जाएगा, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, रेखाचित्र बनाना, ये भी सही है। प्रेक्षणों कर अवकलनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, ये भी सही। तो हमारा चौथा विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है ना, तो नहीं के अकॉर्डिंग ही मारना है। अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना, आप किसी भी चीज़ को अमूर्तता के द्वारा कैसे सिखा सकते हैं, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता
है, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, इसकी बात हो रही है। ऑप्शन पहला, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। दूसरा, बैठक की लचीली व्यवस्था। तीसरा विकल्प, विभिन्न कक्षाएं एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रियाएं। और चौथा है, विद्यार्थियों को आयु योग्यता के आधार पर समान होना। तो देखिए, इसमें से आपको नहीं पूछ रहा है कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प, विद्यार्थियों की आयु योग्यता के आधार पर समान होना, ये सही नहीं है। अब देखिए, अब कोई भी बालक एक समान थोड़ी नहीं होते, योग्यता और आयु के आधार पर अगर उनको देखेंगे तो वो समान नहीं देखते हैं, इसीलिए हमारा नहीं रख रहा है बहुशिक्षक ग्रेड प्रणाली को। तो नहीं के स्थान पर हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, संज्ञानात्मक विकास के वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन पहला, मानसिक जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। दूसरा, शारीरिक संरचना के विकास को। तीसरा, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को। और चौथा, इनमें से सभी। तो 16 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो पहला ही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन आपको चुनना है प्रश्न नंबर 17 का। तो देखिए मैं इसका देखिए तीसरा विकल्प आप देखिए, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचा नहीं कर सकता है भाई, कर सकता है, सही नहीं है। तीसरा विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? देखिए, परिपक्वता चीज अलग होती है और अधिगम अलग होता है, तो कौन सी प्रक्रिया इसमें अलग करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे ऑप्शन देखते हैं, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, और यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो कौन चीज दोनों को, परिपक्वता को और अधिगम को अलग करने का कार्य करेगा? तो देखिए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये जो है इन दोनों को अलग करेगा। ऑप्शन नंबर 18 का पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प अभ्यास पर निर्भर करता है, ये भी बात सत्य है। प्रेरकों पर निर्भर करता है, ये दोनों को मिलाएगा। और जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो दोनों चलते हैं। तो हमारा ये जो ये है ना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम क्या होता है? परिपक्वता तो आपको स्वाभाविक नहीं, लेकिन अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं। तो इसीलिए ये दोनों को अलग करने का कार्य कर रहा है। 18 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 19, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के संबंध में सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें 19 का जो विकल्प सही होगा वो होगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। खतरे होते हैं भाई, खतरे कौन कहता है कि नहीं होते हैं? तो सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दल या गैंग, 20 प्रश्न है कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? मतलब कह रहा है कि दल एवं गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्य अवस्था में बेहतर होता है। ये निम्न से कथन का विचार कौन है? अब देखिए, पहला विकल्प के वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। दूसरा, जिम्मेदारी को निभाना सीखता है। तीसरा, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। और चौथा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो 20 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा चौथा, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर अपने गैंग से लड़ाई मोल लेता है। इसी के आधार पर जो है उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर सीखता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इसको विपरीत को प्रदर्शित कर रही है। बाकी ये तीनों विकल्प इसके सटीक हैं उत्तर बाल्यावस्था के समाजीकरण के सीखने में, लेकिन ये चौथा विकल्प जो है इसके विपरीत को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब एक तरह का नकारात्मक को उसके प्रति समर्थन दे रहा है। प्रश्न नंबर अब आ जाता है ये 21, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ऑप्शन पहला, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है यह का पता लगाना। ये सही ऑप्शन है। योगात्मक आकलन का यही मेन उद्देश्य होता है। बाकी और ऑप्शन अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड, ये तो नहीं हो सकता।
सुगम बनाना ग्रेड क्या, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो साथियों के समकक्ष, ये भी नहीं। योगात्मक आकलन की विशेषता पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। राजू खरगोश से डरता था, शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज जब खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई, अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 22 का। तो किसका उदाहरण है? अच्छा, आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ, आप जो पावलाव का सिद्धांत है वो पढ़े होंगे ना, उसी के आधार पर ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वाला जो विकल्प हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थियों से किस विषय के आधार पर भिन्न होते हैं, वो आपको बताना है कि किस विषय के आधार पर वो भिन्न होते हैं बहिर्मुखी और अंतर्मुखी विद्यार्थियों में। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा जो सही हो जाएगा वो होगा, देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, मन ही मन, ऑप्शन पहला मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। ऑप्शन दूसरा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना। देखिए यहाँ ये चीज़ें अभिव्यक्त करना, क्योंकि बहिर्मुखी बालक व्यक्त कर सकता है लेकिन अंतर्मुखी बालक व्यक्त नहीं करता है, तो दोनों की विशेषताओं को भिन्न कौन सा है, तो दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 24, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पहला, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। ऑप्शन दूसरा, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। ऑप्शन तीसरा, यह बालक की गुणवत्ता से आंकी जाती है। और चौथा, यह अस्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो चौथा ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अस्थायी नहीं होता है, ये अपरिवर्तनशील विशेषता भी नहीं होता है, तो इस तरह से हमारा सत्य नहीं है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होता है भाई। ऑप्शन पहला है कि इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ऑप्शन दूसरा है इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। एक ही इदम और अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और तीसरा है अहम एवं परा अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और चौथा है मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होता है, 25 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा चौथा। जो देखिए अब फ्रायड का जो सिद्धांत पढ़ेंगे वहीं इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। मजबूत अहम को बनाया जाता है, क्योंकि अहम जो है बीच का सेशन होता है और इदम और पारा अहम को बीच संतुलन बनाने का कार्य यही अहम करता है, तो इसीलिए हम मजबूत अहम को बनाएंगे। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी। कौन सी व्यूहरचना कार्य करेगी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, आपको बताना है। ऑप्शन पहला है कार्यों को मूर्त रूप में समझाना। ऑप्शन दूसरा है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन तीसरा स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना। और चौथा है सहायता के लिए बाहर से संसाधन को प्राप्त करना। तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो होगा कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। जो उसके सामने पड़ा है वो व्यूहरचना कार्य करेगी। किसी भी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बात हो रही है तो उसके लिए मूर्त रूप ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो उसके सामने रखकर उस चीज़ के बारे में समझाया जाए। प्रश्न नंबर 27, नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन पहला विशिष्ट गुणों के विकास में, दूसरा व्यक्तित्व के ढालने के लिए, और तीसरा है दबी बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु, और चौथा इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 27 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो सभी हो जाएगा, क्योंकि नृत्य और ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग इन सभी चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28, वर्तनी वचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलात्मक योग्यता विशेषता है। किसकी विशेषता है ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का। तो देखिए
पहले फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अन्य अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वाले की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की और अधिगम निर्योग्य बालकों की। तो ये जो विशेषता है ना, अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता के अंतर्गत आ जाती है। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। किससे ये संबंधित है? ऑप्शन पहला अवधान केंद्रित की, ऑप्शन दूसरा स्मृति की, और तीसरा प्रत्यक्षीकरण की, और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, व, फ और व में, म और न में अक्षरों में के ध्वनियों में अंतर न कर पाना, ध्वनि से आपको अंतर नहीं कर पा रहा है बालक, वो आपको बताना है। तो ये जो कमी है ना, ये प्रत्यक्षीकरण से, क्योंकि उसके बारे में वो देखा नहीं है, जाना नहीं है, इसीलिए वो अंतर नहीं कर पा रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन पहला 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, ऑप्शन दूसरा आपदा राहत कार्य में, तीसरा चुनाव संबंधी कार्य में, और पल्स पोलियो कार्यक्रम में चौथा विकल्प है। तो 30 का हमारा जो विकल्प है चौथा सही हो जाएगा। सिर्फ 3 ही कार्य में लगाया जा सकता है और तीनों कार्य यहाँ पर लिखे गए हैं। इससे बाहर कोई भी कार्य में किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस हम मनोविज्ञान का ही प्रश्न रखते हैं, क्योंकि हम एक एक विषय का आपको प्रैक्टिस सेट अप कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी और हमें भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी प्रैक्टिस सेट तीसरा का मनोविज्ञान वाला सेशन था, और हिंदी वाला सेशन जल्द ही, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो जरूर करिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।